अगर आप मान लो किसी संकट के अंदर फंस जाते हो और अपने आप को उस संकट से सामना करवाना है, तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन है जो उस संकट से हमारी रक्षा करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर एग्ज़ाम के अंदर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और एक एक चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उन सब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम 29वां चैप्टर अध्याय है वो 29वां, जिसका नाम है मानव में रासायनिक समन्वय। मानव में रासायनिक समन्वय के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है या कौन कौन से रिक्त स्थान है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनके ऑप्शन भी बताऊंगा आपको। अगर आपको उनका ऑप्शन आ रहा है, आपको जवाब आ रहा है, तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर उसका जवाब दें। और रिक्त स्थान है उसको सबसे अंत में हम देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है अपने मानव में रासायनिक समन्वय। सबसे पहला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ की संज्ञा दी। देखो, सबसे पहली बात तो हार्मोन जानते हो क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने हार्मोन को क्या बोला था, उत्तेजक। क्या बोला, उत्तेजक। तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। ऑप्शन बता रहा हूं आपको, क्लॉड, बर्नार्ड, थॉमस एडिसन, स्टार्लिंग। देखो, किस वैज्ञानिक ने हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ का संज्ञा दी। तो किस वैज्ञानिक ने हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ की संज्ञा दी थी, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, स्टार्लिंग। क्या था, स्टार्लिंग। दूसरा प्रश्न, पीयूष ग्रंथि का उद्भव भ्रूण के किस स्तर से होता है। बहुत बार मैंने बता दिया है कि भ्रूण के 3 स्तर होते हैं, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि का उद्भव है वो कौन से स्तर से होता है। ऑप्शन है एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, एक्टोड्रम। एक्टोड्रम मतलब एक्टोड्रम के द्वारा कौन सी ग्रंथि का उद्भव होता है, पीयूष ग्रंथि का। ये याद रखना, एक्टोड्रम के द्वारा कौन सी ग्रंथि का उद्भव होता है, पीयूष ग्रंथि का। अगला प्रश्न, सी कोशिकाएं पाई जाती है। सी कोशिकाएं पाई जाती है कौन सी ग्रंथि में पाई जाती है। ऑप्शन सुनना, पीयूष ग्रंथि में, पैराथायराइड ग्रंथि में, जनन ग्रंथियों में, थायराइड ग्रंथियों में। तो सी कोशिकाएं किसके अंदर पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि में। तो ऑप्शन सही क्या होगा, थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न, जीवन की रफ्तार को बढ़ाने वाला हार्मोन है। जीवन की रफ्तार को बढ़ाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन सुनना, थायरोक्सिन, वर्दी हार्मोन, इंसुलिन, थाइमोसिन। तो जीवन की रफ्तार को बढ़ाने वाला हार्मोन का नाम क्या होता है, थायरोक्सिन। जीवन की रफ्तार को बढ़ाने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है, थायरोक्सिन। अगला प्रश्न, लैंगरहैंस की दीपिकाओं में कोशिकाएं पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिकाओं में कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन देखो, एल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं, उपयुक्त सभी। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है, उसके अंदर 3 कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा, तीनों पाई जाती है। तो इसके अंदर ऑप्शन सही क्या होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, अधिवक्र मध्यांश को कहते हैं। अधिवक्र मध्यांश को देखो, ऑप्शन है इसके अंदर 2F, 3F, 4F और 5F। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। अधिवक्र मध्यांश को क्या बोला जाता है, 3F। क्या बोला जाता है, 3F। 3F किसको बोलते हैं, अधिवक्र मध्यांश को। अगला प्रश्न, निम्न में से बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है। देखो, एक तो अंतःस्त्रावी जो अपना स्त्रवण है वो अंदर छोड़ती है, बहिस्त्रावी जो अपना स्त्रवण बाहर छोड़ती है। तो बहिस्त्रावी कौन कौन सी है, देखो ऑप्शन, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि। तो देखो, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि ये सब क्या करती है, हार्मोन का स्त्रवण करती है। मतलब ये किस प्रकार की होती है, अंतःस्त्रावी। श्वेत ग्रंथियां हैं वो किसका, पसीने का स्त्रवण करती है। तो इसमें ऑप्शन सही क्या होगा, श्वेत ग्रंथि। मतलब बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, श्वेत ग्रंथि।
अगला प्रश्न है, सन 1885 में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने अंतःस्रावी शब्द का प्रयोग किया? अंतःस्रावी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन से वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है क्लॉड, बर्नार्ड, थॉमस एडिसन और बेलिस। तो अंतःस्रावी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्लॉड बर्नार्ड ने। किसने? क्लॉड बर्नार्ड ने। अगला है, मानव की त्वचा पर तिल बनाने एवं चकत्ते बनाने को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। मतलब देखो, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मानव की जो त्वचा होती है, ठीक है, उस पर जो तिल बनते हैं या चकत्ते बनते हैं, तो वो किसके कारण बनते हैं? MSH। किसके कारण बनते हैं? MSH। अगला है, थायराइड की सी कोशिकाएं किस हार्मोन का निर्माण करती है? थायराइड की सी कोशिकाएं, मतलब सी कोशिकाएं किसके अंदर पाया जाता है? थायराइड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो थायराइड की सी कोशिकाएं होती है, वो किसका निर्माण करती है? ऑप्शन कैल्शिटोनिन, ट्राई आयोडोथाइनिन, ट्राई आयोडोरोनिन, उपरोक्त सभी। तो सी कोशिकाएं कैल्शिटोनिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कैल्शिटोनिन का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने वाले हार्मोन। मतलब संकटकालीन परिस्थितियां, जैसे मान लो कि आप किसी संकट में फंस जाते हो और उस संकट का सामना करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ठीक है, जैसे अगर आप मान लो किसी संकट के अंदर फंस जाते हो और अपने आप को उस संकट से सामना करवाना है, तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन है जो उस संकट से हमारी रक्षा करेगा? तो उस हार्मोन का नाम बताना है, ठीक है। ऑप्शन है नोर एड्रेनलिन, इंसुलिन, ग्लाइकोन और एड्रेनलिन। तो संकटकालीन हार्मोन किसको बोला जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन को। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हम किसी संकट की परिस्थिति में फंस जाते हैं, उस समय एड्रेनलिन हार्मोन है वो क्या होता है? सक्रिय होता है। एड्रेनलिन हार्मोन सक्रिय होकर उस संकट की परिस्थिति से हमें क्या बाहर निकालने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है? ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो सही कौन सा होगा? एड्रिनल ग्रंथि। मतलब जीवन रक्षक हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। होता कौन सा है? जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा है। हाइपोथैलेमस का कार्य बताइए। हाइपोथैलेमस देखो, ऑप्शन निद्रा, भूख, प्यास, ताप, उपरोक्त सभी। तो ये सब के सब काम किसके होते हैं? हाइपोथैलेमस के, ठीक है। हाइपोथैलेमस किसका भाग होता है? मस्तिष्क का ही भाग होता है। तो इसमें ऑप्शन सब भी सही होगा। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल इजी प्रश्न है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन मस्तिष्क में, श्वास नली में, जननांग में, अग्नाशय में। तो देखो पीयूष ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न, अधिवक्र ग्रंथि का वजन लगभग कितना होता है? अधिवक्र ग्रंथि है उसका वजन होता है 4 से 6 ग्राम। अधिवक्र ग्रंथि है उसका वजन कितना होता है? 4 से 6 ग्राम। कहाँ पे पाई जाती है? वक्र के ऊपर टोपीनुमा संरचना होती है, वहाँ पे पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से हार्मोन अधिकतर किस प्रकृति के होते हैं? ठीक है, रासायनिक दृष्टि से हार्मोन किस प्रकृति के होते हैं? ऑप्शन सुनना, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्टेरॉइड्स। तो रासायनिक दृष्टि से हार्मोन है वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न, शरीर की कोशिकाओं में आधारीय उपापचय दर का संचालन कौन करता है? शरीर की कोशिकाओं में आधारीय उपापचयन का संचालन कौन करता है? ऑप्शन पैराथायराइड, थायराइड, पिट्यूटेड, थाइमस। तो कौन करता है? थायराइड। अगला प्रश्न, रुधिर दाब तथा हृदय स्कंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ जाता है? रक्त दाब और हृदय स्कंदन, हृदय की धड़कन कौन से हार्मोन द्वारा बढ़ती है? ऑप्शन सुनना, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, सिक्रेटिनिन और गैस्ट्रिन। कौन से हार्मोन द्वारा? एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा क्या होती है? हृदय की गति बढ़ जाती है और रक्तदाब है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन एड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल काय और थायराइड ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस क्या करता है? नियंत्रित करता है। आपातकालीन हार्मोन है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, आपातकालीन थायरोक्सिन, एड्रेनलिन और इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन। तो आपातकालीन या संकटकालीन हार्मोन कौन सा होता है? एड्रेनलिन होता है।
ये तो थे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे। इन 20 में से आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं वो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। अब हम पढ़ेंगे कुछ रिक्त स्थानों के बारे में जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना। तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के सम्मिलित अध्ययन को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के सम्मिलित अध्ययन को खालिस्तान कहते हैं। क्या बोला जाता है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोला जाता है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के सम्मिलित रूप से जब हम अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। अगला प्रश्न है, स्टेरॉइड्स हार्मोन का आधारीय पदार्थ खालिस्तान होता है। स्टेरॉइड हार्मोन का आधारीय पदार्थ खालिस्तान होता है, तो खालिस्तान में क्या आएगा? कोलेस्ट्रॉल। क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न, खालिस्तान है पहले। विटामिन डी का निर्माण कर अस्थि निर्माण में सहायक होता है। विटामिन डी का खालिस्तान विटामिन डी का निर्माण कर अस्थि निर्माण में सहायक कौन होता है? पैराथार्मोन। कौन होता है? पैराथार्मोन। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा? पैराथार्मोन। अगला है 3F, अभी जस्ट पढ़ा था हमने। 3F हार्मोन खालिस्तान ग्रंथि से संबंधित है, तो 3F कौन सी ग्रंथि से संबंधित है? एड्रिनल। कौन सी ग्रंथि से संबंधित होता है? 3F, एड्रिनल। अगला प्रश्न, नवजात शिशु में शल्य क्रियाओं द्वारा थाइमस ग्रंथि को निकाल दे तो खालिस्तान का निर्माण नहीं होगा। ध्यान से सुनना। नवजात शिशु में शल्य क्रिया द्वारा थाइमस ग्रंथि को निकाल दे तो खालिस्तान का निर्माण होगा। तो खालिस्तान में क्या आएगा? टी लिम्फोसाइड का निर्माण नहीं होगा। किसका निर्माण नहीं होगा? टी लिम्फोसाइड का। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन खालिस्तान के द्वारा स्त्रावित होता है। मतलब जीवन रक्षक हार्मोन खालिस्तान के द्वारा, मतलब कौन सी ग्रंथि? तो एड्रिनल ग्रंथि। कौन सा हार्मोन होता है? एड्रिनलिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। खालिस्तान को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक बोला जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, बेलिस एवं स्टर्लिंग ने खालिस्तान नामक हार्मोन की सर्वप्रथम खोज की, तो सिक्रेटिन। कौन से हार्मोन की? सिक्रेटिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूषी ग्रंथि कपाल की खालिस्तान अस्थि के छिछले गर्त सेला टर्शिका में स्थित होती है, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? स्पिनाइड्स। क्या आएगा? स्पिनाइड्स। अगला प्रश्न, खालिस्तान हार्मोन के अल्प स्त्रवण के कारण मूत्रलता उत्पन्न होती है, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन के अल्प स्त्रवण के कारण मूत्रलता उत्पन्न होती है, तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा? वेसोप्रेसिन नाम आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर हमने 20 तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 10 रिक्त स्थान, इन सब के बारे में अध्ययन किया। इनमें से आपको कितने आ रहे हैं वो आपको कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है। अब आपको क्लास 12 बायोलॉजी में हमने बहुत सारे चैप्टर हैं, उनके बारे में अध्ययन कर लिया। आपको किस प्रकार के कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक है कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, तो वो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बता दीजिए। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसके अंदर अध्ययन करेंगे। या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट के अंदर बता सकते हैं, तो उस प्रकार का वीडियो है वो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने 22वां, 23वां, 24वां इस प्रकार से बहुत सारे चैप्टर उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बनाए हैं अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर। महत्वपूर्ण प्रश्न जीव विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उनको आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।